हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ड्रग इंस्पेक्टर की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने इस सीरीज में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पूरी तरीके से समझ लिया है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है वो भी हमने समझ लिए हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर थे उनको भी हमने डिटेल में समझा। आज हम आपको जो इस लेक्चर में बताएंगे वो फार्मेसी एक्ट है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम जो यहाँ पे आपको जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल आपको सीरियल से लेके चलेंगे। जैसा कि आपने देखा 1940 में एक्ट आया था, फिर 1945 में रूल आया, उसके बाद हमने जस्ट 1945 के बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद फार्मेसी एक्ट आया था आपका 1948 में, तो हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपको सीरियल वाइज सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपका जो एक्ट आया है जैसे कि फैक्ट्री एक्ट वगैरह जो होंगे, हम सारे आपको एक्ट एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम फार्मेसी एक्ट को समझते हैं और इसमें से देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है और ड्रग इंस्पेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो आपसे पूछा जाता है सेक्शन, कौन सा सेक्शन में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आप समझ गए कि वहाँ से आपसे शेड्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब जैसे कि आपके धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस है वो सेक्शन से पूछे जा सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में क्या नहीं है और कौन सा चैप्टर क्या कह रहा है और किस चैप्टर में क्या है। ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा फार्मेसी एक्ट। ठीक है, 1948। बहुत याद रखिएगा कि आपका फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में आया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है, ठीक है, जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो क्या है, आपका टू टीयर गवर्नेंस है। अब ये टू टीयर गवर्नेंस कैसे आप समझेंगे कि फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत आपका सेंट्रल भी आता है, ठीक है, और साथ साथ में आपका क्या आता है, स्टेट भी आता है। इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, टू टीयर गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना, इसी वजह से इसको बोलते हैं। अब आप देखिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है, समझिए आप, कि इसमें जो आपका सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में आपकी आ जाती है द सेंट्रल काउंसिल, आपकी क्या आ गई, पीसीआई आ गई। ठीक है, अब जो पीसीआई आती है वो आपके फार्मेसी एक्ट के किस चैप्टर में आती है, आपके चैप्टर 2 में आती है। और जो आपकी स्टेट काउंसिल्स हैं वो आपकी किस में आती हैं, आपकी चैप्टर 3 में आती है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि जो आपका फार्मेसी एक्ट है ये कितने चैप्टर हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं आपके, 5 चैप्टर। जो आपका पहला चैप्टर है उसमें जस्ट इंट्रो है कि फार्मेसी एक्ट कब आया, क्या हुआ, आपके डेट्स वगैरह। और आपका जो यहाँ पे चैप्टर 2 है इसमें क्या है, आपका पीसीआई के बारे में है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, यहाँ पे वो आपका स्टेट से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है वो आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। और जो आपका फिफ्थ चैप्टर है, जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं वो आपकी मिसलेनियस में आ जाती हैं, जैसे कि ऑफेंस एंड पेनल्टीज टाइप सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो पीसीआई है वो आपका किस चैप्टर में आता है फार्मेसी के, तो आपको पता होना चाहिए किस में आता है, फार्मेसी एक्ट के चैप्टर 2 में आता है। ये यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो किस में आती है, वो आपकी किस में रहती है, आपकी चैप्टर 3 में रहती है। इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या है, देखिए अब जो आपकी यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल है इसका मेन काम क्या है ये भी आप समझिए। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल का काम क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इनका काम रहता है पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड पर मेन फोकस रहता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं और क्या करते हैं, साथ साथ में जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका क्या काम है, ये इनका काम ये है कि जो यहाँ से जो भी पॉलिसी और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको किसी तरीके से क्या करवाना है, उनको फॉलो कराना है। ये किनका काम होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम होता है। सेंट्रल ने जो यहाँ पे आपका क्या किया, जो पॉलिसी और स्टैंडर्ड बनाया उसको फॉलो कराने का काम किसका है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो आपके फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, और क्या इंस्पेक्शन जो होता है उसको कंडक्ट करते हैं। अब ये चीज आप समझ गए होंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, अपना आप रजिस्ट्रेशन का जब फॉर्म भरते हो ऑनलाइन वगैरह, तो आप कहाँ भरते हो, आपको पता है लखनऊ जो आपका क्या है,
लखनऊ में आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है। तो क्या होते हैं, यूपी वाले लोग कहाँ बढ़ते हैं, आपके लखनऊ में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है कि आप वहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हो, आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, लखनऊ में रजिस्टर्ड हो, मतलब किसमें, स्टेट पीसीआई में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपके पीसीआई होता है, पीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीसीआई में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं पीसीआई में, 3 होते हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या, ड्रग कंट्रोलर, और क्या होते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक। और इसी में क्या होते हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर रहते हैं। इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं इसमें, आपके 8 होते हैं, ठीक है। 8 कौन कौन से रहते हैं आपके, इसमें से 6 टीचर होते हैं, किसमें, जो केमिस्ट्री से, फार्मेसी, इकोलॉजी, कोग्नोसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक मेंबर आपका कहाँ का होता है, एमसीआई का होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, कहां से, ईच स्टेट काउंसिल से। क्या होना चाहिए, एक आपका फार्मासिस्ट होना चाहिए, कहां से, स्टेट काउंसिल से। और क्या होता है, नॉमिनेटेड कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे, नॉमिनेटेड होते हैं आपके 9 मेंबर। 6 जो होते हैं वो कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेड किसका, यूजीसी का, एक होता है एआईसीटी का, और एक नॉमिनेटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, कैसे याद रखेंगे, 3:8:9 का रेशियो बना लीजिए इस तरीके। देखिए आज मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर आपने क्या किया है, जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 3 मेंबर है, 3 टाइप के मेंबर हैं। तो आप जब भी पढ़िएगा, चाहे आप डी टाइप का पढ़िए, ठीक है, चाहे आप पीसीआई का पढ़िए, आप एक चीज याद रख लीजिए कि आपको कैसे लेके चलना है। आपको पहले एक्स पढ़ना है, फिर आपको अगर इलेक्टेड पढ़ना है, फिर आपको नॉमिनेटेड, ठीक है। इस तरीके से आप एक ट्रिक बना लीजिए कि हाँ, कि मुझे सारे जितने भी जो मेंबर्स हैं, मुझे सिर्फ इसी ट्रिक में पढ़ने हैं, ठीक है। जब आप क्या करोगे, एक ट्रिक बना लोगे, मुझे एक्स ऑफिशियो, फिर इलेक्टेड, फिर नॉमिनेटेड, तो क्या रहेगा, इससे आपको सारे याद होते चले जाएंगे। जैसे कि अभी देखिए पीसीआई में एक्स ऑफिशियो आपके कितने, 3, इलेक्टेड यहाँ पे कितने, 8, ठीक है, नॉमिनेटेड कितने, 9। इसी तरीके से क्या होगा, एक टेबल टाइप की आप बना लेंगे, तो आपको सारे के सारे याद बने रहेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा आप, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो आपसे पूछ दिए जाते हैं कि किसमें कितने नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो आपके पीसीआई में कितने होते हैं, ऐसे पूछ दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज, देखिए सबसे निकल के आ गया आपका यहाँ पे कि आपको पता है स्टेट काउंसिल आपके किस चैप्टर में है, बताइए। ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 में है, स्टेट काउंसिल के बारे में। लेकिन सेक्शन कौन सा है यहाँ पे, सेक्शन है यहाँ पे 19, ठीक है। कौन सा सेक्शन है, 19। इसके ऊपर भी आपको उतना ही फोकस करना है। सेक्शन भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपसे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन, आपको चैप्टर, आपको शेड्यूल्स सब रटे होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से आपका जो होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो सबसे ज्यादा ड्रग एंड कॉस्मेटिक ही बनती है। इसीलिए सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है, आपके पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ाया, फिर हमने आपको फार्मेसी एक्ट की फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, ये आपके लिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी आपने वहां पे पढ़ा था 3:8:9, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हैं, देखिए चीफ एडमिन मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, इंचार्ज ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर। और इलेक्टेड कितने होते हैं यहाँ पे, 1, 6 एंड 1, 7 इलेक्टेड होते हैं। और नॉमिनेटेड कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसको भी इसी टेबल के हिसाब से अरेंज कर लीजिए तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटर स्टेट एग्रीमेंट क्या होता है, इंटर स्टेट जो एग्रीमेंट होता है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी जो आपकी स्टेट फार्मेसी होती है ना, स्टेट फार्मेसी, वो आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती हैं, आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखती हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, इंटर स्टेट एग्रीमेंट, जिसके बारे में किस सेक्शन में बात की गई है, आपके फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 20 और 21 में बात की गई। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। तो आपको यहाँ से क्या आपने निकाला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकाला है कि स्टेट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो, और यहाँ पे स्टेट काउंसिल आपके किस सेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पे इंटर स्टेट एग्रीमेंट किस सेक्शन में है, ये भी इस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एजुकेशन रेगुलेशन, ये आप जानते हैं ये काम किसका है, ये काम है यहाँ पे पीसीआई का। एजुकेशन रेगुलेशन का सिस्टम जो है वो पीसीआई यहाँ पे बनाती है। जो भी आप, जैसे आप फार्मेसी के हैं, ठीक है, आप बी फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, तो आपका बी फॉर्म का जो सिलेबस वगैरह होता है वो सारा काम किसका होता है, पीसीआई के बनाने का। और ये चीज आप याद रखिएगा, बस इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, एजुकेशन रेगुलेशन सिस्टम है, जिसको कौन ऑपरेट करता है, जिसको कौन ऑपरेट करता है यहाँ पे
पीसीआई ऑपरेट करती है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। क्या है, नेचर एंड पीरियड ऑफ स्टडी, ये डिसाइड करते हैं। आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे, और साथ साथ में कौन कौन सी इक्विपमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जो भी मतलब आपका इंस्टीट्यूट होता है, जो भी कॉलेज होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, ये सारे नॉर्म्स कौन बनाता है, एजुकेशन रेगुलेशन के तहत बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप किसका रहता है, पीसीआई का रहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए क्या है, आपके पूरे इंडिया भर में एक ही सिलेबस चलता है, जिसमें का क्या नाम है, पीसीआई का सिलेबस। ओके, ये भी चीज समझ गए आप। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप समझिए कि अगर किसी को क्या करना है, अप्रूवल देना है, किसी को क्या करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप पीसीआई की तरफ से अप्रूवल देना है तो वो कैसे दिया जाता है और किस सेक्शन के तहत दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको किसी भी कॉलेज को जो यहाँ पे क्या दिया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, वो किसके सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन 12 के अंडर होता है। ये बात याद रखिए, यहाँ से याद रख लीजिए एक सेक्शन और। ठीक है, और अगर वहां से क्या करना है, विड्रॉल करना है उसके अप्रूवल को, तो क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन 13 देना होता है। सीधी सी बात है। देखिए, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब इंस्टीट्यूट कोई बना है, उन्होंने क्या की, अपनी सारी चीजों को मैनेज किया, क्लासरूम वगैरह सब कुछ बनाया, सारे इक्विपमेंट, फिर क्या होता है, पीसीआई के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं, प्रॉपर तरीके से टेस्ट एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करने का रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, रिपोर्ट ठीक होती है तो क्या होता है, अप्रूवल उनको मिल जाता है। तो इसी को बोलते हैं अप्रूवल ऑफ किसका, इंस्टीट्यूट का। और कब कब यहाँ पे हटाया कब जाता है, अगर कोई भी यहाँ पे क्या होती है, कोई भी आपकी कंप्लेंट कर दे कि जैसे सपोज करिए कुछ कॉलेज हैं, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में है कि प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे सही से, या इक्विपमेंट नहीं है, या सही से क्लासें नहीं चल रही, तो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी आपस में मिलकर उसके ऊपर क्या करती है, एक तरीके से पहले विचार विमर्श करती है, फिर क्या करती है, वहाँ पे आपका क्या होगा, जाएगी टीम, ठीक है, कहाँ, इंस्टीट्यूट में जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर क्या करेगी, एनालिसिस करेगी कि ऐसा जो यहाँ पे कंप्लेंट की गई है क्या वो सही है या नहीं है, सारी चीज का एनालिसिस करेगी। फिर क्या करेगी, यहाँ पे नोटिस को, यहाँ पे क्या नोटिस कौन इश्यूज करेगा, पीसीआई आपका नोटिस इश्यूज करेगा। क्या करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट को किसको सबमिट करेगी, पीसीआई को सबमिट करेगी। फिर पीसीआई से जो नोटिस जनरेट होता है वो कहाँ जाता है, आपके इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, और इंस्टीट्यूट को देने के बाद वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे उनको वार्निंग दी जाती है 3 मंथ की, कि मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, इनको आप इतने दिन में करेक्ट करिए, जब नहीं होती हैं तो क्या कर दिया जाता है, अप्रूवल को यहाँ से हटा लिया जाता है, मतलब पीसीआई से वो कॉलेज क्या हो जाता है, आपका निरस्त हो जाता है। और फॉरेन क्वालिफिकेशन की बात अगर की जाए तो वो आपके किस में है, सेक्शन 14 में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, कि पीसीआई में अप्रूव द फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे फॉरेन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 14, और अगर यहाँ पे अप्रूवल के बारे में पूछा जाता है तो सेक्शन 12 जो है, और यहाँ पे जो विड्रॉल का है वो किस में है, आपका सेक्शन 13 का है। देखिए, मैं यहाँ पे सेक्शन पे, देखिए जब आप क्या करते हो, आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो या आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे होते हो, वहाँ पे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते सेक्शन। वहाँ क्या, जस्ट आपने इतनी चीज सीख ली, इंस्टीट्यूट है, ये अप्लाई किया, वो अप्लाई किया, और आपने क्या किया, ऐसे इस तरीके से फ्लो चार्ट आपने एग्जाम में बना दिया, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट नहीं, आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा, देखिए अप्रूवल से ज्यादा आपको ध्यान देना है उसके सेक्शन पे, कि सेक्शन कौन सा है जिसके तहत अप्रूवल दिया जा रहा है, कौन सा सेक्शन है जिसके तहत अप्रूवल को हटाया जा रहा है, कौन सा सेक्शन ऐसा जिससे फॉरेन क्वालिफिकेशन को देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, कब, जब आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यही तो क्वालिटी होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई कर लेंगे जैसे आप सेमेस्टर में कर रहे हो, तो फिर तो कोई भी निकाल देगा ना एग्जाम। तो इसीलिए क्या होता है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं तो आपको सेक्शंस, चैप्टर्स, इन सब चीजों में अमेंडमेंट पे, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, ये आपका किस में आता है, आपका जो चैप्टर क्या है, 4 है, आपका चैप्टर 4 है, किसमें, फार्मेसी एक्ट में। जो आपका चैप्टर 4 है उसमें किसके बारे में दिया गया है, रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट। आप कैसे होंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अब आप देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए स्टेट रजिस्टर्ड, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जब रजिस्टर्ड आप होते हो तो वो किसके तहत आता है, आपका यहाँ पे सेक्शन 29। ठीक है, और सेंट्रल रजिस्टर्ड जो होता है वो आपका किसके द्वारा, कितने में होता है, सेक्शन 15A। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेट रजिस्टर्ड कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, 29, और सेंट्रल रजिस्टर जो होता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, 15A के अंतर्गत आता है। स्टेट रजिस्टर जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट को क्या करते हैं, किसको सबमिट किया करते हैं, यहाँ पे पीसीआई को, जो आपकी क्या है, सेंट्रल रजिस्टर है। ठीक है,
सेंट्रल जो आपकी है यहाँ पे उसको क्या करते हैं यहाँ पे सबमिट करते हैं। समझ गए इस बात को? ये अपनी जो भी रिपोर्ट्स है जैसे कि किस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, उसमें लोगों ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन की जो पूरा का पूरा जो आपका लेखा जोखा होता है वो काम किसका होता है, स्टेट का होता है। वो किसको भेजना, आपके सेंट्रल रजिस्टर को भेजना। समझ गए ना आप? ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो बस इतनी चीज है, ये क्या करते हैं आपके सारे डेटा को क्या करते हैं सेंट्रली पहुंचा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको फर्स्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जो आपका कहां पे बनता है, जैसे कि सपोज करिए आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जब आप क्या करते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, किसके तहत, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 31। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको याद रखिएगा, सेक्शन और ये सेक्शन 32। देखिए मैं अभी क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं आप क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, इससे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पढ़ाया, ठीक। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स थे, क्या वहां पे आपके सेक्शन थे, इनको मैं बिल्कुल एक समराइज्ड वे में, फिर आपका जो फार्मेसी एक्ट है उसको बिल्कुल समराइज्ड वे में कि कब आया, 1948 में आया, अब कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और कौन से सेक्शन में क्या है, इसकी भी मैं अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिससे क्या है आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन ना रहे और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। अभी आप इस क्लास को समझिए, उसके बाद जब क्लास हो जाएगी एक दो क्लासों के बाद, फिर मैं आपको इस तरीके की जो ट्रिक वगैरह हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे क्या अभी आप थ्योरी को थोड़ा सा समझिए, फिर क्या है, फिर मैं जब आपको इसकी जो ट्रिक वगैरह है और आपको समराइज वे में आपको जब प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी और आपको सारे सेक्शन याद हो जाएंगे एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब फर्स्ट रजिस्टर होगा तो क्या करना है, डिग्री, डिप्लोमा और क्या है आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो आपका इंस्टीट्यूट है वहां से आपने, या नहीं, आपने रिकॉग्नाइज्ड जो एग्जाम दिया है वहां से आपका कंप्यूटर जो आपका कंपाउंडर या डिस्पेंसर का आपने काम किया होना चाहिए, 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट रजिस्टर बनने के लिए, समझ रहे हो। और सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब फर्स्ट रजिस्टर के बाद आप जब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपकी मिनिमम एज जो होती है वो 18 साल तो होनी चाहिए, और आप क्या होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब्ड फी। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट रजिस्टर में क्या होता है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ये आपसे कहीं नहीं एग्जाम में पूछेगा कि आप पेमेंट आपने प्रिस्क्राइब्ड फी की या नहीं की, लेकिन हाँ एक ये प्रोसीजर का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आप जो है जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप क्या होने चाहिए, एक तरीके से पूरी तरीके से पास होने चाहिए, समझ गए ना आप, ये चीज है यहाँ पे, ठीक। फिर देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिपेट्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और आगमन, ये चीज होती है। इसका मतलब देखिए समझिए कि जब भी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो आपके, पहले मैं सेक्शन लिख देता हूँ फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। सेक्शन 32A, सेक्शन 32B। देखिए सेक्शन 30A और 32B में इस चीज को बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, सपोज करिए वो आपके पाकिस्तान या बांग्लादेश, क्या हुआ, ये युद्ध के टाइम जो इधर उधर हो गए और होने के बाद वो आपके इंडिया में आ गए, ठीक है, इंडिया में रहने लग गए, तो क्या होता है, कब वो इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, उन्होंने 5 ईयर की जो आपकी क्या होनी चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिसिंग की होनी चाहिए, तो वो रजिस्टर हो सकते हैं। फिर क्या होना चाहिए, जैसे कि पर्सन से किसी अदर कंट्री के, ठीक है, वो क्या किए, आपके किसी भी युद्ध के चलते या कुछ वहाँ पे ऐसी चीजें हुई जिससे वो इंडिया में आने लगे, इंडिया में आ गए या इंडिया में रहने लग गए, तो ऐसे चीजों के लिए। और कुछ जो ऐसे हैं कि जैसे कि सपोज करिए किसी एरिया में रह रहे थे और वो इंडिया का पार्ट नहीं था, उसके बाद वो क्षेत्र जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या रेगुलेशन लाया जाए, कैसे उनको रजिस्टर किया जाए, तो इस चीज की सारी बात किसमें लिखी हुई है, ये बात लिखी है आपकी सेक्शन 32A में और सेक्शन 32B में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 32A और 32B किससे रिलेटेड है, आपके डिस्प्लेसमेंट, जो लोग इंडिया में आए और जो लोग इंडिया से बाहर गए, उन लोगों के लिए ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ से लोग इंडिया में आए, कब से वो रह रहे, उनके लिए क्या रेगुलेशन बनाया जाए, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई है, 32A और 32B में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंस्पेक्शन, जो आपका PCI है, जो आपकी सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल, जो आपकी सेंट्रल, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है आपकी, एक मिनट, सेंट्रल, जो आपकी, ये देखिए, जो आपकी यहाँ पे सेंट्रल है, सेंट्रल का काम क्या क्या है, सेंट्रल क्या क्या कर सकता है, तो सेंट्रल का काम होता है, देखिए या तो आप समझिए कि उसका क्या है, एजुकेशन एक से पॉलिसी बनाना और इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना, ठीक। उसके बाद वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन को अटेंड, जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनको करवा सकता है ये, ठीक है।
लेकिन कांट इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ओनली रिपोर्ट। ये क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकते, हाँ उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं जब एग्जाम हो रहा हो। अब देखिए इनका क्या है, ये तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इनका क्या है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इनका काम होता है प्रैक्टिस करना, प्रोफेशनल, जो आपके पीसीआई के अधिनियम में आता है। यहाँ पे प्रैक्टिस जो वर्ड है उसको आप बिल्कुल भी इससे मत ले लीजिएगा, जिस जिस तरीके के लोग प्रैक्टिस का मतलब समझने लगते हैं कि क्या करना है, कि प्रैक्टिस करने लग गए क्या, कि कहीं पे बैठ के आप जैसे कि इंजेक्शन लगाने लग गए या दवा देने लग गए, वो काम नहीं है आपका। यहाँ पे प्रैक्टिस है जो आपके वर्क के तहत आती है, वो प्रैक्टिस मतलब है यहाँ पे। पावर क्या है, आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस वेयर ड्रग आर डिस्पेंस्ड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रीमाइस को इंस्पेक्ट कर सकते हो जहाँ पे ड्रग क्या की जा रही है, जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, इनक्वायर रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो होते हैं ना लोगों के, जैसे कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या नहीं, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, जो भी कंप्लेंट हो रही है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ये एज अ क्या होते हैं, एक पब्लिक सर्वेंट की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि आप इसमें समझ रहे होंगे, जैसे कि स्टेट इंस्पेक्टर्स में आपके क्या आते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी आते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप क्या है कि कैसे किसी को आप क्या कर सकते हैं, कि जैसे कि सपोज करिए कोई है फार्मासिस्ट, उसको फार्मासिस्ट के पद से कैसे हटाया जा सकता है, फार्मासिस्ट के पद से कैसे आप हटाएंगे, ठीक है, उसको कैसे हटाना है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। जैसे देखिए सपोज करिए आज कोई पर्सन है, उसने क्या किया, कंप्लेंट कर दी, ठीक है, किसकी, किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर ना समझिए, जैसे कोई फार्मासिस्ट है, सपोज करिए वो आप कोई भी मेडिकल स्टोर पे कोई फार्मासिस्ट सपोज करिए, ऐसे समझिए, आपको आप अभी आपको समझ आ जाएगा कि मान लीजिए किसी मेडिकल स्टोर पे कोई फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो किसी ने क्या की, उसकी कंप्लेंट की, कोई कुछ भी कंप्लेंट कर सकता है कि ये इनको आता नहीं है या इनको चीजें पता नहीं है, कुछ भी आपकी कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। कि जैसे कि सपोज करिए एरर, कोई भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा सपरेशन ऑफ द फैक्ट्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही, या किसी कोई भी ऐसी चीज है कि जिसको आपने क्या किया, कि गलत तरीके से आपने पेश किया उसको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब इस तरीके की रिपोर्ट होती है और आप बिल्कुल ऐसे दोषी पाए जाते हैं, तो क्या होता है, आपको आपके पद से हटा दिया जाता है, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम होता है, आपकी भी सुनवाई होती है और आपकी भी सारी चीजों को सुना जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाता है, लेकिन आप गिल्टी नहीं होने चाहिए। अगर आप गिल्टी हैं तो फिर गड़बड़ी है, तो फिर आपको हटना ही पड़ेगा। और सीधी सी बात है कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट है, जैसे कि सपोज करिए उसने क्या किया, किसी भी पर्सन को उकसाया ऐसा काम करने के लिए कि आप, या कोई किसी और ने कोई गलत काम किया, आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से, तो भी क्या हो सकता है, आप अपने पद से क्या हो सकते हैं, आप हट सकते हैं। हो सकता है आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो आपको ऐसे किसी भी तरीके से अगर आप झमेले में पड़ेंगे, तो फिर आपका लाइसेंस क्या है, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफेंस एंड पेनाल्टीज में क्या हो सकती है, फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड। अगर आपने क्या किया, कि आपने क्या किया, सपोज करिए आपके पास डिग्री, ना तो डिग्री है ना तो डिप्लोमा है, ठीक है, आपके पास डिग्री और डिप्लोमा कुछ नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, आप अपने नाम के आगे डीआरएक्स लिख के घूम रहे हैं, और वहां पे लोगों को क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि हाँ मैं फार्मासिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है लगभग 500 रुपए की, ठीक है। और आपने फिर से किया तो आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन लग सकता है, और आपको 6 महीने की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, ठीक है। अब क्या किया आपने, डिस्पेंस्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ही नहीं, फिर भी वो डिस्पेंसिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा, समझिए कि उसको क्या हो सकती है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का, और उस पर क्या हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, और हो सकता है वो फाइन भी लग जाए और उसको सजा भी दे दी जाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का मतलब होता है कि आप चीजों को सही से दिखा नहीं पा रहे, या चीजें आपके पास वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो आपसे मांगा गया, तो क्या हो सकता है, जैसे कि ऑफेंस का फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट आफ्टर रिमूवल। जैसे कि क्या है, आप चीजें अपनी पूरा दिखा नहीं पा रहे, जैसे सपोज करिए आपसे उन्होंने मांगा लाइसेंस, आप दिखा ही नहीं पा रहे, आपके पास नहीं है। कोई जैसे ड्रग इंस्पेक्टर जब जाता है, सपोज करिए कि आपकी चीज़ों को चेक किया उसने, आपसे उसका बिल मांगा और आपके पास है ही नहीं, आप नहीं दे पा रहे, तो आप क्या होता है, एक तरीके से वो किस में आता है, कोई भी फाइल आपसे उसने मांगी, कोई कागज मांगा, आपने नहीं दे पाया, तो किस में आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर में आता है। और इसके ऊपर आपका जो पेनाल्टी लग सकती है टू 50 रुपए की लग सकती है। ये चीजें थी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट जी। ये आपका किस में आ सकता है, ये आपका चीजें जो आएंगी ऑफेंस एंड पेनाल्टीज इस चैप्टर 5 में आएंगी, किसमें, मिसलेनियस पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट था ये फार्मेसी एक्ट, और आप इसको थोड़ा सा समराइज वे में ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे सेक्शन की इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में सबसे ज़्यादा, मैं बार बार आपसे एक ही वर्ड कह रहा हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है,
आपको चैप्टर्स, आपको सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, वहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन पे फोकस करते रहिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। इसके आगे हम आपको नया एक्ट भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सीरियल से चलेंगे। अब 1948 में कौन-सा दूसरा एक्ट आया वो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर 1949 में क्या आया होगा, फिर 50 में क्या आया, ऐसे ही करके एक-एक रास्ते, एक-एक आपको सीढ़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से हम फॉलो करेंगे, एक-एक रास्ते पे सीधा धीरे-धीरे से चलेंगे। आपको पूरा सारा का सारा ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।